सियापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें बबलू नाम का एक गरीब किसान रहता था। बबलू एक मेहनती और ईमानदार किसान था। बबलू के परिवार में उसके अलावा सिर्फ 2 लोग थे जो बबलू की जिंदगी थे। एक उसकी पत्नी चमेली, जो हर मुश्किल समय में उसका साथ देती और कभी शिकायत नहीं करती। दूसरा उसकी प्यारी बेटी गुड़िया। गुड़िया को पढ़ाई का बहुत शौक था। बबलू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था और गुड़िया की स्कूल की फीस भी देता था। चमेली और गुड़िया बबलू के लिए घर से खाना लाती थीं ताकि सब एक साथ मिलकर खा सकें। मगर बबलू काम में इतना लगा रहता कि खाना खाना भी भूल जाता था। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को बुलाऊं? हाँ, जल्दी जाओ, अपने पिताजी को बुलाओ। मैं कब से उन्हें बुला रही हूँ, पर वह हैं कि मेरी सुनते ही नहीं। पिताजी, आप खाना खाने चले ना। आप कब से काम कर रहे हैं? माँ आपका इंतजार कर रही है और मुझे भी भूख लगी है। बबलू गुड़िया के साथ खाना खाने चला गया। चमेली ने सबको खाना परोसा और सब खाना खाने लगे। इस बार ऊपर वाले से दुआ है कि ठीक से बारिश हो, वरना पिछले साल बारिश न होने की वजह से सारा फसल सूख गया था। अगर इस साल भी वैसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बस दुआ करो कि पिछले साल की तरह न हो। हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला हमेशा मेहनत करने वालों के साथ होता है। तुम एक काम करो, इस बार मेरी गहने बेचकर खेती बाड़ी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बबलू ने काफी सोचने के बाद दिल पर पत्थर रखकर चमेली के गहने बेच दिए। और बबलू उन पैसों से बीज और खाद खरीदकर खुशी खुशी घर की तरफ निकला। बबलू ने बहुत ही मेहनत से अपने खेत में बीज बो दिया। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। कई महीनों बाद उसके खेत में फसल उगाई। बबलू बहुत खुश हुआ और बारिश का इंतजार करने लगा। मगर फसल पकने से पहले बारिश न होने के कारण फसल सूखने लगी। बबलू बहुत उदास हो गया। तुम हिम्मत मत हारो, एक बार फिर कोशिश करो, शायद इस बार बारिश हो जाए और फसल अच्छी हो जाए। तुम्हें पता है ना चमेली, मैंने तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद लाए थे, मगर अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। कहां से लाऊं बीज और खाद के पैसे? कौन देगा मुझे? अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भूख से मर जाएंगे। तुम एक काम करो, गांव के सेठ हरिलाल से पैसे उधार ले लो। जब फसल अच्छी होगी तब हम उसके पैसे लौटा देंगे। लौटा देंगे? तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम सेठ हरिलाल को जानते नहीं। वह एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। उसके ब्याज कभी खत्म ही नहीं होते। अब तक वह कई किसानों की जमीन हड़प चुका है। मुझे पता है, मगर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बातों बातों में रात हो गई, लेकिन बबलू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सेठ हरिलाल के पास जाना चाहिए या नहीं। अगर सेठ हरिलाल से पैसे मांगने जाऊंगा तो वह तुरंत दे देगा, लेकिन मुझे पता है कि वह मुझे भी दूसरे किसानों की तरह अपनी जाल में फंसा लेगा। अगर पैसे नहीं लूंगा तो खेतीबाड़ी कैसे करूंगा? इसी खेतीबाड़ी से तो मेरा घर चलता है। न चाहते हुए भी बबलू मजबूरी में सेठ हरिलाल के घर की तरफ चल पड़ा। अरे आओ आओ बबलू जी, आज आप यहाँ। बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, बारिश न होने की वजह से फसल सूख गई थी। मुझे कुछ पैसे चाहिए नए बीज और खाद खरीदने के लिए। यह कौन सी बड़ी बात है? मैं तो यहाँ लोगों की सेवा करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़ी हूँ जो किसी की मदद नहीं करते। मेरा मानना है कि वह जीना भी क्या जीना है जब आप लोगों की मदद न करें।
मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझ जैसे इंसान को आप लोगों की सेवा के लिए चुना है। हरीलाल की बातें सुनकर बबलू को बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन कह रहा था कि ये आदमी कितना झूठ बोलता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था कि इस समय उसकी मदद केवल वही कर सकता है। अरे बबलू, कहाँ सोचो में गुम हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। सेठ जी, अभी मुझे 15,000 की जरूरत है। 15,000 लो या 30,000 या फिर 60,000 लो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्याज 30% लगेगा। बबलू मजबूर था, इसलिए वह पैसा लेकर वहां से चला गया। क्या अजीब आदमी है ये हरीलाल। समाज सेवा की बात करता है और 30% ब्याज भी लेता है। पता नहीं ये ऐसी बातें कैसे कर लेता है। बबलू उन पैसों से बीज और खाद खरीद कर घर लाता है। सुबह होते ही बबलू खेत में बीज बो देता है और मन ही मन यह दुआ करता है कि इस बार तो बारिश हो जाए, वरना वह बर्बाद हो जाएगा। ऊपर वाला बबलू की सुन लेता है और हल्की हल्की बारिश होने लगती है। फसल उगने लगती है। फसलों को हरा भरा देखकर बबलू बहुत खुश हो जाता है। देखो चमेली, हमारी फसल उगाई है। यह सब हमारी मेहनत का फल है। यह सब आपकी वजह से हो पाया है। आपने मुझे हिम्मत दी, मुझे सही रास्ता दिखाया। आपने मुझे दोबारा बीज बोने के लिए कहा और आज हमारी फसल इतनी अच्छी है। हमें सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सब उसी की कृपा है और आपकी मेहनत का फल है। बारिश हो गई है और फसल भी उगाई है, तो अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, वो सेठ हरीलाल के पैसे वापस करना मत भूलना। बबलू और चमेली खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन सुबह तक भी बारिश नहीं रुकी। ये क्या हो रहा है चमेली? ये बारिश तो रात से ही चल रही है, आखिर कब रुकेगी? जब बारिश की जरूरत थी तो बारिश हुई नहीं, जिसकी वजह से खेत बर्बाद हो गए। अब बारिश हो रही है तो इतनी कि खेत फिर से बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो गई होगी। आप चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो। हमारी फसलों को कुछ नहीं होगा। देखना, अभी बारिश रुक जाएगी, फिर जाकर फसल देख लेंगे। ये बात चमेली को भी पता थी कि अब तक सारी फसल खराब हो चुकी है, मगर वह ये सारी बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि वह अपने पति को उदास नहीं देखना चाहती थी। 3 दिनों तक लगातार बारिश सुबह शाम होती रही। जैसे ही बारिश रुकी, बबलू भागता हुआ अपने खेतों की तरफ निकल गया। जब बबलू खेत पहुंचकर देखता है कि उसका खेत पानी से भरा हुआ है और उसकी फसल तबाह हो गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो रहा है? पहले बारिश न होने की वजह से फसल बर्बाद, अब बारिश की वजह से फसल बर्बाद। अब मैं क्या करूंगा? सेठ हरीलाल के पैसे कैसे दूंगा? वह तो पहले से ही इसी इंतजार में है कि कब मेरा खेत हड़प ले। मेरा सब कुछ यही खेत है। मैं तो पूरी तरह तबाह हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। बबलू उदासी की हालत में घर की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज गाड़ी बबलू से टकराकर चली गई। बबलू बेहोश हो गया। जल्दी जल्दी बबलू को करीबी अस्पताल ले जाया गया। वहां चमेली को खबर मिली। वह परेशानी की हालत में अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर जी, मेरे पति ठीक तो हैं? किस हालत में हैं? सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा है। आप चिंता मत करें, वह अब बिल्कुल ठीक है। अभी होश में आए हैं। आज ये यहां रहेंगे, कल आप इन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन्हें 1 हफ्ते तक कोई भी काम नहीं करने देना है, तभी ये ठीक हो जाएंगे। इन्हें आराम की जरूरत है और बिल की चिंता आप न करें, वो उसी गाड़ी वाले ने सारा दे दिया है। अब बबलू की तबीयत कुछ ठीक हो गई है। सुबह होते ही चमेली बबलू को घर लाती है। मुझे खेत जाने दो चमेली, मुझे काम करना है। सेठ हरीलाल के पैसे देने हैं। नहीं जी, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है। आप आराम करें, मैं खुद देख लूंगी कि क्या करना है। चमेली अपनी मजबूरी को सेठ हरीलाल के सामने रखती है ताकि वह उसकी मदद करे। देखो चमेली, बारिश की वजह से सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, पूरे गांव वालों की फसल खराब हो गई है। अब मैं किस किस की मदद करूं? अगर मैं हर किसी की मदद करने लग जाऊं तो खुद सड़क पर आ जाऊंगा
और फिर तुम लोगों ने मेरे पुराने पैसे भी अभी तक वापस नहीं किए हैं, तो मैं नए पैसे कैसे दूं? मालिक, आपके पैसे कैसे देते? बारिश ने फसल बर्बाद कर दी और बबलू का एक्सीडेंट हो गया। अब आप मुझे पैसे दें, मैं दिन रात काम करके आपके पैसे लौटा दूंगी। पैसे तो मैं दे नहीं सकता। आप जो इतना कह रही हैं, तो मेरे पास कुछ बोरियां आलू की हैं। अगर आप उन्हें बेचेंगी तो आधे पैसे आपके होंगे। बोलिए, अगर मंजूर है तो मैं आज आलू की बोरियां आपके घर भिजवा देता हूँ। चमेली के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान जाती। सेठ हरीलाल के आदमी ने आलू की बोरियां चमेली के घर पहुंचा दी। अरे चमेली, आप इतने आलू कहाँ से लाई? किसने दिया आपको? वो मैं सेठ हरीलाल के घर गई थी पैसे मांगने। उसने कहा पैसे नहीं हैं। आलू देकर उसने मेरी मदद की। मदद की? सेठ हरीलाल कब से लोगों की मदद करने लगा? इन आलूओं में जरूर कुछ गड़बड़ है। आप आलूओं को देखें। आप ठीक कह रहे हैं, ये तो खराब आलू हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। तभी चमेली की पड़ोसन उनके लिए आलू के पराठे लाई। ये देखकर बेचारी चमेली सोचने लगी, क्यों ना मैं सेठ हरीलाल के दिए हुए आलूओं से आलू के पराठे बनाऊं और गांव में बेच दूं। अगले दिन चमेली उन आलूओं में से अच्छे आलू लेकर आलू के पराठे बनाने लगी और गांव में बेचने लगी। गांव के लोगों को चमेली के पराठे बहुत अच्छे लगे और वे उससे पराठे खरीदने लगे। तभी सेठ हरीलाल ने यह सब देख लिया और उसे बहुत जलन हुई। मैंने तो अपनी जाल में फंसाने के लिए उसे खराब आलू दिए थे। मुझे नहीं पता था कि वो इन आलूओं के पराठे बनाएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी नहीं देता। अगर लोग इसी तरह चमेली के पराठे खरीदते रहे तो वह बहुत जल्दी मेरे उधार के पैसे लौटा देगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो चमेली, अब लोग तुम्हारे पराठे शौक से खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा भी आ जाता है। अब तुम एक काम करो, खराब आलू से पराठे बनाना बंद करो। अगर लोगों को पता चला कि हम उन्हें खराब आलू के पराठे खिला रहे हैं तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी और फिर कोई हमारे पराठे नहीं खरीदेगा। आप ठीक कह रहे हैं। हमें लोगों को साफ सुथरे पराठे खिलाने चाहिए ताकि वे बीमार ना हो। बस ये सेठ हरीलाल के दिए हुए आलू खत्म हो जाए, फिर मैं अच्छे आलू से पराठे बनाऊंगी। कुछ दिन गुजरने के बाद चमेली सेठ हरीलाल का सारा कर्ज चुका देती है। देखो चमेली, अब तुम्हें हर महीने मुझे हजार रुपया देना पड़ेगा। जब तक आप आलू के पराठे बेचेंगी तब तक आप हर महीने मुझे पैसे देंगी। किस बात के पैसे सेठ जी? मैंने तो आपके सारे पैसे दे दिए। आपका पुराना कर्ज ब्याज के साथ और आलू के पैसे भी दे दिए। हालांकि आपने मुझे खराब आलू दिया था। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस आपसे हर महीने 1000 रुपया चाहिए, वरना मैं लोगों को बता दूंगा कि आपने उन्हें सड़े हुए आलू के पराठे खिलाए हैं। फिर आपको पता है ना क्या होगा आपके साथ? आपकी बदनामी हो जाएगी। आपके पराठे कोई नहीं खरीदेगा और यहां तक कि लोग आपको गांव से निकाल देंगे। आप बेघर हो जाएंगी। ऐसे कैसे मैं आपको पैसे दूं? मैं नहीं दूंगी पैसे आपको। जिसको भी बताना है बता दो। मैं भी लोगों को बता दूंगी कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। फिर क्या लोग आपको छोड़ेंगे? चमेली की ये बातें सुनकर सेठ हरीलाल को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वह फिलहाल चुप हो जाता है। ऐसे कुछ दिनों में बबलू बिल्कुल ठीक हो गए और चलने फिरने लगे। जब आलू के पराठे बेचने से कुछ ज्यादा पैसा आया तो बबलू और चमेली ने गुड़िया को पढ़ाई के लिए शहर भेजने का फैसला किया, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बने और उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। गुड़िया को शहर भेजने के बाद जब बबलू और चमेली घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सेठ हरीलाल गांव के कुछ लोगों के साथ उनके घर के सामने पहले से खड़े हैं। गांव वालों, चमेली के घर की तलाशी लो। तुम्हें पता नहीं ये तुम्हें सड़े हुए आलू के पराठे खिलाती है। अरे ऐसे कैसे घर की तलाशी लोगे? ना कोई पूछताछ ना कुछ और, बस ऐसे ही आ गए हो घर की तलाशी लेने। मैं नहीं बेचती कोई सड़े हुए आलू के पराठे। पहले तलाशी लेने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। लोगों को सड़े हुए आलू के पराठे खिलाकर इतनी तरक्की की है आपने, और मेरे सारे पैसे भी वापस कर दिए और अपनी बेटी को भी शहर पढ़ने के लिए भेजा। आखिर इतने पैसे आए कहां से? गांव वालों, ये तलाशी लेने नहीं दे रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चमेली ने मजबूर होकर तलाशी की इजाजत दी।
फिर गांव के एक आदमी ने घर के अंदर जाकर आलूओं को देखा तो उसे कोई सड़ा हुआ आलू नहीं मिला। अरे सेठ जी, आप बेकार में हमें यहाँ लाकर एक गांव की औरत को परेशान कर रहे हो। बेचारी चमेली ताजे और साफ सुथरे आलू से पराठे बनाती है। तुम्हारी बातों में आकर हमने बेचारी चमेली पर शक किया और उसके घर की तलाशी ली। जब चमेली ने देखा कि गांव वाले भी उसकी तरफ हैं, तो चमेली बोलने लगी। गांव वालों, तुम्हें तो पता है कि ये सेठ हरीलाल कैसा आदमी है। ये चाहता था कि मैं उसके कर्जे न चुका सकूं और ये मेरी जमीन हड़प ले। जब मैंने इसका कर्जा चुका दिया, अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये तो हमेशा गरीबों की जमीन हड़प लेता है और उन्हें बदनाम करता है। अरे गरीबों को तंग करना तो इन अमीरों का शौक है। हमें माफ करना चमेली बहन, हमने आप पर शक करके आपको परेशान किया। यह कहकर गांव वाले वहां से चले गए। सेठ हरीलाल भी उनके साथ चला गया। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि सड़े हुए आलू कहाँ गए? इतनी तलाश के बाद भी गांव वालों को नहीं मिले। सड़े हुए आलू हमारे घर में हैं ही नहीं तो उनको मिलते कैसे? वो सेठ हरीलाल के दिए हुए आलू कब के खत्म हो गए। अब मैं रोज मार्केट से ताजा और साफ सुथरा आलू लाती हूँ। कुछ ही दिनों में पानी की समस्या से बचने के लिए बबलू ने अपने खेत में कुआं खुदवाया। अब वह और उसकी पत्नी चमेली उस खेत में आलू की फसल उगाते हैं और उन आलूओं को बबलू बाजार में बेचता है और चमेली उनमें से ताजा और साफ सुथरे आलूओं से पराठे बनाती है। अब दोनों जगह से बबलू और चमेली को अच्छा खासा पैसा आ जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, अगर हम मेहनत करना बंद न करें। मेहनत करते जाइए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। चाहे वह आज मिले, कल मिले या 1 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। और कभी भी सेठ हरीलाल की तरह लालच न करें।